Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video of optics, and the topic of our today video is effect of refraction and refraction matrix. तो आज हम पढ़ेंगे क्या effect of refraction, effect of refraction and refraction matrix एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स. ठीक है, रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके. रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होता है? जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है. उसको हमने क्या कहा था? रिफ्रैक्शन. और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? पैरेक्शियल रेज के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, इनमें कोई एब्रेशन नहीं होता. ठीक है, देखो क्या करेंगे. सबसे पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेना पड़ेगा, है ना. तो ये मान लो हमने क्या कंसीडर किया हमने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ठीक है भाई, ये हमने क्या मान लिया? कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ठीक है, जिसका ये क्या है? इसकी कोई प्रिंसिपल एक्सिस है ना. प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है. ठीक है, तो ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्व देखो, क्योंकि ये क्या है? एक स्फीयर का ही पार्ट होता है ना. रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा दिख रहा है? ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी है इसका क्या होगा? कोई सेंटर भी होगा, है ना. तो उस सेंटर को क्या बोलते हैं? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इसके सेंटर से और पोल की डिस्टेंस. ये क्या होता है? इसका पोल. ठीक है, तो पोल से और सेंटर की डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कैपिटल आर. ठीक है, ये क्या होती है? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है. ठीक है, ये एक्स और ये एक्स डैश क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ये पॉइंट क्या होता है? पोल होता है. ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर बोल सकते हो. ठीक है, ये क्या है? आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ठीक है, तो हमने क्या करवानी है? कोई रे इंसिडेंट करवाई. ठीक है, ये क्या? हमने कोई पैरेक्शियल रे इंसिडेंट करवाई. ठीक है, पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, ये हमने क्या करवाई? कोई रे इंसिडेंट करवाई. ठीक है, तो आफ्टर ये देखो, इधर जो मीडियम इसका जो इधर जो आपका मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. ठीक है, तो मीडियम क्या हो रहा है? चेंज. तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या करती है? अपने पाथ से डेविएट हो रही है. ठीक है, तो मान लो ये इसका क्या हो गया? ये सीधी जानी चाहिए थी. ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका? मान लो ये थोड़ा ऐसे है. ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है, ये इसका क्या हो गया? डेविएशन हो गया. इसको जाना तो एक्चुअल में यूं चाहिए था, ये सीधा ना जाके ये क्या हो गई? पाथ से अपने से डेविएट हो गई. ठीक है, तो ये डेविएशन हो गया. ये मान लो एस हो गया. ठीक है, तो पी क्यू क्या है? आपकी इंसिडेंट रे है, और क्यू एस क्या है? आपकी रिफ्रैक्टेड रे है. ठीक है, फिर हमने कहा ये पैरेक्शियल, ये क्या है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. तो इधर अगर प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे तो जस्ट क्या होगी? इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना. तो ये क्या है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरह ट्रीट कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो पैरेक्शियल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल क्या होता है? α1, है ना. तो ये एंगल α1. अब यहाँ पे ये रे किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी तो ये एंगल क्या हो गया? α2. ठीक है, हो गया. अब देखो, हमने तो क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है? आपका इंसिडेंस एंगल भी होता है और रिफ्रैक्शन एंगल भी. तो वो कैसे होते हैं? देखो, ये तो एंगल थे किसके साथ थे? ये तो जो रे थी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी, α1 और α2. और जो इंसिडेंस एंगल होता है या फिर रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो क्या होता है? आपकी इंसिडेंट रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है. ठीक है, किसके साथ? नॉर्मल के साथ. ये किसके साथ बन रहे हैं? ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बन रहे हैं. लेकिन इंसिडेंस एंगल या रिफ्रैक्शन एंगल क्या होते हैं? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए वो क्या होता है? आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है भाई, तो अब बात आती है नॉर्मल. तो नॉर्मल हमेशा कहां से ड्रा किया जाता है? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डायरेक्ट सीधी लाइन खींच दो. ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी लाइन मीट कर दो. वो क्या होगा? इसके ऊपर नॉर्मल होगा. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी लाइन ड्रॉ करोगे इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कहीं पे भी वो हमेशा क्या होगा? आपका नॉर्मल होगा. ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई. तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? जो आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी. तो नॉर्मल के साथ एंगल कौन सा है? यही है ना.
ठीक है। तो जो आपकी इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल क्या होगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे, यही है नॉर्मल के साथ, अब नॉर्मल किधर, इधर ही तो है ना, इधर तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस आएगा, तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे किसके साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, तो ये आपका एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन। आ गई बात समझ में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ एंगल होते हैं, और जो अल्फा 1 और जो अल्फा 2 है वो क्या है, एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको नाम दे लेते हैं हम अपनी तरफ से थीटा 1, और ये जो नॉर्मल के साथ इधर वाला जो बच गया इसको नाम दे देते हैं हम थीटा 2 अपनी कन्वेंस के लिए, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है देखो, ये क्यू पॉइंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के मतलब इस वाले पोर्शन के लिए ले लो चाहे इस वाले के लिए, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम। मान लो पहले हम क्या लेते थे, अगर ये इस वाले मीडियम में है तो डिस्टेंस y2, और अगर इस वाले डिस्टेंस के लिए, इस वाले मीडियम के लिए है तो ये डिस्टेंस y1। क्यू पॉइंट के लिए लिखी है दोनों डिस्टेंस y1 और y2, ठीक है। वो तो बाद में हम, क्योंकि हमें पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या नहीं होते, हाइट तो चेंज नहीं होगी इस क्यू पॉइंट की, चाहे इधर ले लो चाहे इधर, है ना। क्यू मतलब क्यू पॉइंट चाहे आप इस वाले मीडियम के ले लो चाहे इस मीडियम के लिए, डिस्टेंस क्यू की क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। तो y1 और y2 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या लिखोगे, कंसीडर ए रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, PQ इज द इंसिडेंट रे एंड QS इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अल्फा 1 and अल्फा 2 are the angle formed by the incident ray and refracted ray with the principal axis. Angle I and angle R are the incidence angle and the refraction angle with the normal. ठीक है, हो गया। तो अब क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, जब भी रिफ्रैक्शन आता है तो वहां पे क्या यूज करते हैं, हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किसके इक्वल होता है, हमेशा अपोजिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा यहाँ पे μ2, और इस पे यहाँ पे किसका आएगा μ1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपने क्या कहा, कैसी रे है, पैरेक्शियल रे, तो पैरेक्शियल रे हमेशा एंगल कैसा बनाती हैं, स्मॉल। तो अगर एंगल स्मॉल हो, लिखोगे फॉर पैरेक्शियल रे एंगल्स आर सो स्मॉल, एंगल्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। अगर एंगल स्मॉल हो तो आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई किसके इक्वल हो जाता है, आई के इक्वल, और आपका साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल, मतलब आर के इक्वल, ठीक है। तो हो गया। तो अब आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन आई की जगह यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, आई अपॉन आर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आई μ1 इज इक्वल टू आर μ2, इक्वेशन 1 यूज करेंगे इसको, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब एक बात देखो, एक्चुअल में एंगल आई क्या है, यही है ना एंगल आई कंप्लीट, ये किसके इक्वल है, अल्फा 1 प्लस थीटा 1, यही है ना, अल्फा 1 प्लस थीटा 1, थीटा नाम दे लो दोनों को, ये भी थीटा है और ये भी क्या है आपका थीटा, ठीक है। तो आपका एंगल आई किसके इक्वल है, अल्फा 1 प्लस थीटा के, और एंगल आर भी किसके इक्वल है, अल्फा 2 प्लस थीटा के। तो लिख दो एंगल आई तो किसके इक्वल है, अल्फा 1 प्लस थीटा के, और एंगल आर किसके इक्वल है आपका, अल्फा 2 प्लस थीटा। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई μ1 की वैल्यू क्या है, अल्फा 1 सॉरी म्यू एज इट इज, μ1 एज इट इज है ना, μ1 तो क्या है एज इट इज, आई की वैल्यू अल्फा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू आर, इसमें रख रहे हैं आर की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा 2 प्लस थीटा, और μ2 एज इट इज। ये क्या रखा, आई की वैल्यू यहाँ रख दी और आर की वैल्यू, तो हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो μ1 अल्फा 1 प्लस μ1 थीटा हो गया इज इक्वल टू अल्फा 2 μ2 प्लस μ2 थीटा, हो गई ये वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्या करें, इनको एक साइड रख लो, किसको देखो, इधर क्या है अल्फा 1 है, इधर क्या है अल्फा 2 है, इधर क्या है μ1 थीटा, इधर क्या है μ2 थीटा, थीटा वाली टर्म्स को एक साथ रख लो, ठीक है। तो μ1 अल्फा 1 माइनस μ2 अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 थीटा माइनस μ1 थीटा, हो गया। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज μ1 अल्फा 1 माइनस μ2 अल्फा 2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और थीटा बाहर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो, अब हमारा मेन काम क्या है, हमें थीटा निकालना है,
ठीक है। तो भाई देखो थीटा कहाँ से निकल सकता है, मेन काम अब हमारा क्या रह गया, थीटा बनाना। देखो ये क्या है, आपका नॉर्मल एंगल है ना। अगर ये देखो ये दोनों कैसी रे हैं, पैरेलल रे हैं, तो ये कैसी हो गई आपकी, इसको क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स, है ना। ये दोनों पैरेलल है तो ये इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, ट्रांसवर्स। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि दो पैरेलल रेज को जब कोई ट्रांसवर्स रे कट करती है तो ये दोनों एंगल कैसे बन गए, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब हम ये ट्राइंगल ले लें, ये वाली, अगर इसको मैं एम नाम दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल QMC, इन ट्राइंगल QMC, ठीक है। अब देखो क्या पता है, ये पता है, देखो चाहे तो y2 यूज कर लो चाहे y1, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, y1 यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आगे पता चलेगा कि हमें y1 ही चाहिए था, y2 तो हमारा अपने आप पता है, y2 = y1 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, इसके लिए भी y1 है और इसके लिए, दोनों बराबर है, क्योंकि y1 और y2 क्या है, बराबर। तो इसको क्या नाम, ये पता है हमें और ये भी पता है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा निकल जाएगा। देखो टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, देखो भाई इस वाली ट्राइंगल के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 लिख लो, है ना, y2 और y1 इक्वल है, अपॉन बेस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब एंगल स्मॉल है तो टेंजेंट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, y1 अपॉन r आ गई, थीटा की वैल्यू y1 अपॉन r आ गई। ये कहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही हम इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो रिजल्ट होगा जब हम इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद, देखो क्या बन जाएगा हमारा, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, μ1 α1 एज इट इज माइनस μ2 α2 एज इट इज इक्वल टू क्या है आपका, μ2 माइनस μ1, और थीटा की वैल्यू क्या है, y1 अपॉन r। हो गया। देखो ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, आउटपुट के कोऑर्डिनेट। और आउटपुट के कोऑर्डिनेट हमें पता है किसकी फॉर्म में होता है, y2 और λ2 की फॉर्म में, और इनपुट के किसकी फॉर्म में होता है, y1 और λ1 की फॉर्म में। λ1 क्या होता है, μ1 α1, और λ2 क्या होता है, μ2 α2, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से कहीं कुछ ऐसा निकाल, एक तो हमें पता है y2 = y1 तो हमें पता है, तो y2 की फॉर्म तो आ गई हमारे पास। हम λ2 निकालना चाह रहे हैं, तो ये देखो ये क्या है, μ1 α1 क्या होता है, λ1 माइनस ये क्या होता है, λ2 = μ2 माइनस μ1 इंटू y1 अपॉन r। हो गया। अब क्या निकाल ले हम, λ2 निकाल ले यहाँ से, है ना, क्योंकि हमें तो λ2 निकालना है। तो λ2 = क्या हो जाएगा, λ1 माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन r इंटू y1। देखो आ गया ना, हमेशा क्या कहा था, λ2 किसकी फॉर्म में आएगा, λ1 और y1 की फॉर्म में। और एक हमें पता है, एज वी नो, हमें क्या पता है, y2 = किसके इक्वल है, y1। क्यों, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है हाइट क्या नहीं होती आपकी, चेंज नहीं होती, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी उस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म में, इसको अगर लिखे तो y2 = कैसे लिख सकते हैं, 0 λ1 प्लस 1 y1। तो आ गई ना, यही तो दो चीज निकालनी थी हमें, आउटपुट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं हमें। तो आउटपुट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, या तो λ2 और या फिर y2। तो हमने λ2 निकालना था और क्या निकालना था, y2 निकालना था, ठीक है। इस इक्वेशन को हम फिर से लिख सकते हैं, λ2 ये जो होता है, ये इसको क्या नाम देते हैं, इसकी P पावर, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, पावर, किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। तो λ2 = λ1 माइनस P इंटू y1, ठीक है। तो लिखोगे वेयर P = P क्या आया, P का याद रखना है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो अगर आपको किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पावर निकालनी हो तो क्या कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इक्वेशन नंबर जो भी थी आपकी A डाल लो, और एक क्या आ गई आपकी, y2 = 0 λ1 प्लस 1 y1, इक्वेशन नंबर B। अब इसकी हेल्प से क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स। वो कैसे लिखी जाती है, इधर आती है आउटपुट, आउटपुट के कोऑर्डिनेट λ2 है और क्या है आपका y2 है, ठीक है, = अब इधर क्या आते हैं, इधर कोई मैट्रिक्स आएगी, इधर इनपुट में क्या है, देखो इधर λ2 है तो इधर क्या आएगा, λ1, और इधर क्या आएगा, y1, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स, ये कोऑर्डिनेट लिख दो, इसके साथ क्या है 1, फिर इसके साथ क्या है माइनस p, फिर इसके साथ क्या है 0, फिर इसके साथ क्या है 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो क्या आ गई आपकी आउटपुट मैट्रिक्स,
ठीक है, आउटपुट के कोऑर्डिनेट है इसमें, ये इसमें किसके हैं, इनपुट के, तो इसको क्या नाम देंगे, इनपुट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये क्या है आपकी, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये क्या है आपकी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है आपकी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। तो आ गई आपकी निकल के कि आउटपुट मैट्रिक्स हमेशा कैसे निकाली जाती है, आउटपुट के कोऑर्डिनेट हमें मेन निकालने होते हैं और वहां से मैट्रिक्स की फॉर्म अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। इसका भी डिटर्मिनेंट कितना रहता है, 1। डिटर्मिनेंट ऑफ आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो निकाल लो, आर क्या है आपके पास, ये है 1 माइनस पी, 0 और 1। देखो कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, ये क्या हुआ 1, फिर क्या किया जाता है माइनस, अब ये क्या बनेगा 0, तो 1 माइनस 0 कितना आया 1। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना रहता है आपका 1 रहता है। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये याद रखनी है आपको, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है 1 माइनस पी, 0 और 1। और एक आपको ट्रांसलेशन भी याद रखनी है, हमेशा यूज होगी बहुत बार। ट्रांसलेशन क्या थी आपकी 1 0 डी बाई म्यू और 1, क्योंकि डी वहां पे क्या था, डिस्टेंस थी। ठीक है, तो ये क्या है, और पी यहाँ पे क्या है, पावर, इसकी वैल्यू क्या होती है μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ठीक है, तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका सिस्टम मैट्रिक्स। इसके बाद क्या आता है आपका सिस्टम मैट्रिक्स, क्या आती है सिस्टम मैट्रिक्स। भाई देखो, जब हम कुछ कोई ऑप्टिकल इसमें हम जब कोई फिनोमिना पढ़ेंगे तो कोई किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस में क्या होता है, देखो अगर हम क्या बात करते हैं कि कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वो लेंस है मान लो उसमें, है ना, तो क्या होता है इसमें ट्रांसलेशन भी होता है और रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ से यहाँ गई, फिर मान लो ये ऐसे डेविएट हो गई और फिर ये ऐसे हो गई, है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जब मीडियम चेंज नहीं हुआ, ये मीडियम मान लो μ1 है, ये μ2 है ना। ठीक है, तो जब मीडियम चेंज नहीं हुआ तो यहाँ तक तो क्या होगा, रे का ट्रांसलेशन। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ क्या होगा, रिफ्रैक्शन। फिर बीच में मीडियम चेंज नहीं होगा तो ट्रांसलेशन, फिर से चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन, और फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन। तो मतलब एक रे का हमेशा के अंदर क्या होंगे, 2 फिनोमिना तो होंगे। एक रे का रिफ्रैक्शन होगा और ट्रांसलेशन। पहले ट्रांसलेट करती है, फिर क्या होती है रिफ्रैक्ट, फिर क्या होता है, फिर से ट्रांसलेशन, फिर क्या होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, मतलब ऐसे अल्टरनेट होते रहते, मतलब रिफ्रैक्शन भी होता है और ट्रांसलेशन हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम मैट्रिक्स का क्या काम है, सिस्टम मैट्रिक्स प्रोडक्ट होती है किस किस का, आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का। ठीक है, हम बार बार कि भाई देखो अगर किसी सिस्टम इतने सारे फिनोमिना हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन, फिर ट्रांसलेशन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर ट्रांसलेशन, तो भाई एक बार हम उसकी मैट्रिक्स ट्रांसलेशन के लिखेंगे, फिर रिफ्रैक्शन लिखेंगे, फिर ट्रांसलेशन लिखेंगे, फिर रिफ्रैक्शन, फिर उनकी प्रोडक्ट करेंगे, तो ये प्रोसीजर क्या हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसलिए क्या दे दिए, एक सिस्टम मैट्रिक्स दे दी। सिस्टम मैट्रिक्स क्या है, जस्ट आपकी कि भाई उसके अंदर जितने भी फिनोमिना, ट्रांसलेशन कितनी बार भी हो रहा है, जितनी बार भी क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन, उन सब मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उसको क्या नाम देंगे, उसकी सिस्टम मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो अगर किसी रे के मान लो कोऑर्डिनेट क्या है, इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या थे, λ1 और y1 होते हैं, और इमर्ज होने के बाद उसके कोऑर्डिनेट क्या है, λ2 और y2। ठीक है, तो हमेशा सिस्टम मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी, आउटपुट मैट्रिक्स। तो आउटपुट मैट्रिक्स में किसके कोऑर्डिनेट आते हैं, आपकी इमर्ज जो आउटपुट के, दैट इज λ2 y2। ठीक है, फिर इधर क्या आएगी आपकी कोई सिस्टम मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, फिर इधर क्या आएगी आपकी इनपुट मैट्रिक्स, और इनपुट में क्या है λ1 और y1। ठीक है, तो सिस्टम मैट्रिक्स आपको याद रखनी है। ये क्या होता है, कोई भी अपनी तरफ से वेरिएबल दिए गए हैं, ये याद रखने हैं, b माइनस a माइनस d और c। ठीक है, ये माइनस साइन अपनी कन्वेंशन के लिए यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिस्टम मैट्रिक्स एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। ठीक है, तो सिस्टम मैट्रिक्स क्या है, प्रोडक्ट है किस किस का, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का। ये क्या है, आउटपुट मैट्रिक्स, ये क्या है, इनपुट मैट्रिक्स। तो अब आपने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स भी 1 होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ कौन सा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स भी 1 होता है। तो अब रिफ्रैक्शन जो आपकी सिस्टम मैट्रिक्स क्या है, वो प्रोडक्ट है किस किस का, रिफ्रैक्शन का और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का। तो मतलब डिटर्मिनेंट जो होगा आपका किसका, सिस्टम मैट्रिक्स का, वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। अगर 1 होगा तो देखो कर दो, डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा जाता है, सिस्टम मैट्रिक्स क्या है, दिस माइनस डी और सी। इसका डिटर्मिनेंट का मतलब दोनों के डंडे लगा दो, ये है ना स्टैंडिंग लाइन, ये इसका मतलब होता है ये क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो ये कैसे आएगा, बी सी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, अपोजिट की मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन, इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, प्लस, लेकिन ये क्या है माइनस, तो ए डी, तो ये कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये क्या है आपकी सिस्टम मैट्रिक्स।
लिखोगे। सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, इसमें एलिमेंट्स आर्बिट्रेरी लिए जाते हैं। सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, प्रोडक्ट होती है किस किस का, ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्सेस का। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो मेन काम आपका ये तीनों मैट्रिक्स याद रखना है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स और सिस्टम मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन क्या होती है, 1 0 d बाई म्यू और 1, है ना। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपकी क्या थी, 1 d बाई म्यू, सॉरी 1 d बाई म्यू और 0 और 1। उसके बाद आपकी क्या आई, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या रखनी है, आपकी सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या आई थी, 1 माइनस p, 0 और 1, और सिस्टम मैट्रिक्स क्या है, b माइनस a माइनस d और c। ये तीनों मेन आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत जगह यूज होंगी, ठीक है। पावर क्या होती है, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन एंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके।